नमस्कार दोस्तों, प्रबोध आईएएस के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है यूकेपीएससी का ये एक कोर्स शुरू किया है, जिसमें हमने जो है पहले सबसे पहले इसमें हमने यूकेपीएससी के बारे में जाना। उसके बाद हमने जो है इतिहास को शुरू किया है। सबसे पहले इससे पहले इतिहास की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें पहली वीडियो में हमने जो इसका सिलेबस है उस पे विस्तृत चर्चा कर रखी है और कुछ जो है जो मेंस के प्रश्न हैं उन पे भी चर्चा की थी। इसके अलावा फिर हमने प्राचीन भारत से जो है अपने इतिहास को शुरू किया है और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पहली क्लास अपलोड कर ली है, जिसमें हमने जो है पाषाण काल के बारे में जो है विस्तृत अ, अध्ययन किया है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज है हमारे पास ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है हम अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता काल, जिसमें ये हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित अवस्था की ओर बढ़ रही थी, यानी शुरुआती दौर, जिसको हम मानते हैं 3500 बीसी से लेके 2600 बीसी। ये हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक दौर है। और उसके बाद जो इसके बाद 2600 से लेके आपका 1900 बीसी का जो समय है, इसको माना जाता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल। और उसके बाद का जो समय है उसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी आपके जो है 1900 से लेके आपके कहाँ तक 1200 बीसी तक। हालांकि 1500 के आसपास जो 1500 बीसी से जो वैदिक काल भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक जो 1200 बीसी तक जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता तक का जो है यहाँ पे हमें अस्तित्व देखने को मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नामकरण किस आधार पर जो है किया गया था। दरअसल क्या होता है कि जब पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है तो इस खोज के दौरान सबसे पहले हमको क्या मिलता है, हड़प्पा स्थल मिलता है। जब ये हड़प्पा स्थल मिलता है तो फिर इस जगह को नाम दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता, या जो यहाँ पे है इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब धीरे धीरे खोज आगे बढ़ती है तो हमें जो है हड़प्पा के आसपास जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास जो है कई सारे स्थल जो है खोजे जाते हैं, जिनका संबंध जो है हड़प्पा से बताया जाता है। और यह कह सकते हैं कि जो ये स्थल हमको अन्य जगहों से मिले थे वो जो है एकदम आपके हड़प्पा सभ्यता के सिमिलर थे। इसलिए जो इस पूरी सभ्यता को जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं कि ये सिंधु नदी के आसपास जो है इसके अधिकतर स्थान थे। यह कह सकते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसने जो है अपना विकास सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में किया था। इसके अलावा इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका नामकरण हो गया। इसके अलावा इसमें अगर हम कुछ बेसिक सी जानकारी लें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जानकारी कौन देता है। सबसे पहले अगर हम इसकी जानकारी की बातें करते हैं तो ये जो है चार्ल्स मेशन करके एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, चार्ल्स मेशन। इनके द्वारा जो है 1826 में जो है इसकी क्या है जानकारी दी जाती है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो कोई इस प्रकार की एक सभ्यता हो सकती है ना। उसके पश्चात क्या होता है, 1853 में जो है जो जेम्स कनिंगम है, जेम्स कनिंगम, ये जो है इसका क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। अगर बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था तो इसमें हो जाएगा आपका जेम्स कनिंगम के द्वारा। जेम्स कनिंगम के द्वारा जो है इसका सर्वेक्षण किया जाता है और पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपके जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैली हुई है और ये जो है कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार क्षेत्र में क्या है, फैली हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके नामकरण की तो जो इसका नामकरण है, इसका नामकरण कौन करते हैं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा जो है इसका नामकरण किया जाता है ना। और ये जो है यहाँ भारत के जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना जाता है, या फिर कह सकते हैं जो महानिदेशक थे, महानिदेशक
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक होते आपके जॉन मार्शल। और पुरातत्व विभाग की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसको जो है 1904 में जो लॉर्ड कर्जन थे उस समय के वायसराय, उनके द्वारा जो है इसको इस विभाग को जो स्थापित किया गया था। अब हम क्या है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है इससे संबंधित हमें जो प्रमुख स्थल मिले हैं उन स्थलों को एक बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ तक जो है हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है ये जो है क्या है विस्तृत थी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो मुख्य रूप से जो हम इसको देखेंगे तो ये 3 क्षेत्रों में फैली है। इसमें से एक हो गया आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अलावा इस सभ्यता के साक्ष्य जो मिलते हैं ज्यादातर वो मिलते हैं आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपके भारत में जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान में 3 जगह हैं, बंदक शाह और एक है आपका शोर्तगोई के अलावा एक तीसरा स्थान है यहाँ पे मुंडी गक। ये तीनों स्थान जो है आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। और यहाँ पे जो बंदक शाह है और शोर्तगोई है ये जो लार्जवर्द और मणि के लिए जो प्रसिद्ध थे। यहाँ से जो लार्जवर्द मणि प्राप्त किया जाता था जो कि एक कीमती पत्थर माना जाता है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो है आपका मुख्य रूप से जो यहाँ का पंजाब क्षेत्र है, पंजाब और जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रोविंस, इसके अलावा दक्षिणी बलूचिस्तान है, दक्षिणी बलूचिस्तान से जो हमको सिंधोकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको जो हड़प्पा है वो देखने को मिलता है। आपका जो हड़प्पा क्षेत्र कहाँ है आपके पंजाब क्षेत्र में। वहीं अगर हम बात करते हैं सिंध क्षेत्र की तो सिंध में जो हमको मिलते हैं मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो, और इसके अलावा मोहनजोदड़ो के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मिलता है आपका चनहुदड़ो और एक है आमरी भी जो आपके सिंध क्षेत्र में पड़ता है। और आमरी के अलावा एक जगह है कोट दीजी। ये सब जो है आपके सिंध प्रांत में जो है ये स्थल पड़ते हैं। वहीं अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, दक्षिणी बलूचिस्तान की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सुतका गेंडोर, ये आपके दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ता है। और इसके अलावा यहीं पे आपको देखने को मिलेगा सुतका कोह। और इसके अलावा एक स्थल और है बालाकोट। ये प्रमुख स्थल जो आपके पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा जब हम भारत में आते हैं तो भारत में भी जो है कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर हम भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में अगर हम जाएंगे सबसे पहले इसके जो पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब में आपका रोपड़ है, रोपड़ जो है आपके पंजाब में पड़ता है। रोपड़ के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा की, हरियाणा में भी जो है आपके मुख्य रूप से जो राखी गढ़ी यहाँ पे हरियाणा में पड़ता है। और बनावली भी जो आपके हरियाणा में पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान का एक प्रमुख स्थान है कालीबंगा, ये भी जो है आपके कहाँ पड़ता है, राजस्थान में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों में से जाना जाता है। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली है, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसको हम जो है लास्ट में देखेंगे। पहले हम जो ये चीजें देखते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ से भी हमें जो कुछ हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिलते हैं। विशेष करके जो यहाँ का मांडा है, मांडा से हमको हड़प्पाकालीन साक्ष्य के स्थल मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से हमें कौन कौन से स्थान देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से जो धोलावीरा है, धोलावीरा ये गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा यहीं पे आपको मिलेगा सुरकोटदा, ये भी आपका गुजरात में है। इसके अलावा देसलपुर, ये भी आपके गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा जो लोथल है, लोथल भी आपके गुजरात में है। और राजदे, एक है रोजदी या रोजदो, कुछ ऐसा नाम है इसका, ये भी आपका यहीं पड़ता है। और एक है प्रभास पाटन,
प्रभास पाटन भी आपके गुजरात में है, और एक है भगत त्रव। ये सब स्थान जो है आपके गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम जाते हैं यूपी में, तो यूपी में एक स्थान है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये जो है आपके यूपी में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, तो महाराष्ट्र में एक स्थान है दायमाबाद। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जाएंगे तो यहाँ से जो आपको दायमाबाद दायमाबाद जो है देखने को मिलता है। तो ये आपके प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है जो हमें जो है हड़प्पा की जानकारी देते हैं, या जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थान है। अब हम यहाँ पे अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये अगर हम देखें इसके विस्तार को, तो ये यहाँ पे अगर हम सबसे उत्तर में जाते हैं नॉर्थ में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मांडा से लेके यहाँ पे दक्षिण में जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में क्या है दायमाबाद तक जो इसका विस्तार है। वहीं अगर हम पूरब की तरफ आते हैं, तो पूरब की तरफ में आपका जो यूपी है, यूपी का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ से हमें एक जगह मिलती है जिसको क्या बोलते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये जो है आपके सबसे पूर्वी स्थान है। अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो पश्चिम में जो है आपको देखने को मिलता है सुतका गेंडोर। ये जो है आपके सबसे पूर्वी पश्चिमी जो है स्थल है जहां से हमें हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम जो ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ। हड़प्पा सभ्यता का उदय। अब देखो इसके पीछे जो है कई सारे मत हैं, और अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दे रखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ होगा। अगर हम प्रारंभिक दौर की बात करते हैं, तो प्रारंभिक दौर में कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये जो है क्या है मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित है। पोटामिया की सभ्यता की क्या है देन है, या कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के पश्चात ही जो है हड़प्पा सभ्यता का जो क्या है उद्भव हुआ है। और लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज की जाती है, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये और जो हड़प्पा की सभ्यता है इसमें जो है काफी कुछ अंतर देखने को मिलते हैं, जिससे जो हड़प्पा सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी जो है चीजों में जो है डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे जब लिपि है, यहाँ की लिपि अलग है मेसोपोटामिया की लिपि से। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन अगर हम देखते हैं, तो जो यहाँ एकदम से जो है मेसोपोटामिया से अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था हो गई, जल निकासी व्यवस्था ये भी जो है काफी उत्तम अवस्था में थी। तो इससे जो है ये एक अनुमान लगाया गया है कि नहीं जी जो हमारी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित नहीं है। उसके बाद जो एक दूसरा मत है, उस मत के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विकास जो है कैसे हुआ है, इनके अनुसार जो है कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये पहले एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, ग्रामीण सभ्यता। और इस ग्रामीण सभ्यता में धीरे धीरे क्या हुआ है इनोवेशन होने लग गया। जब यहाँ पे ये विकसित अवस्था में आने लगी तो ये क्या है एक विशाल शहर का रूप ले लेती है, एक विशाल नगर बन जाता है। और ये विशाल नगर या विशाल शहर जो है आपको क्या है हड़प्पा सभ्यता बनता है, हड़प्पा सभ्यता जो ये बन जाता है। तो ये जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के उदय से संबंधित कुछ प्रमुख मत हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो है उद्भव विकास जो है किस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अगर हम यहाँ की लिपि देखते हैं तो ये लिपि कैसी है भाव चित्रात्मक जो है चित्रात्मक लिपि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है आपके दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती है। यानी यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और इस तरफ की ओर बढ़ते हैं, इसको जो है दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता है। लिपि कैसी है भाव चित्रात्मक है, और इसे जो है क्या कहा जाता है वुस्ट्रोफेडन। इसको क्या बोलते हैं वुस्ट्रोफेडन।
इस लिपि को जो है वुस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, जो भाव चित्र ये हड़प्पा लिपि है, इसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ये यहाँ के अभी एक अनसुलझी पहेली है। जिस दिन जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा जाएगा या इस बार एक बार पढ़ ली जाएगी तो यहाँ से बहुत सारे राज जो है खुलने वाले हैं, जो कि हमें यहाँ इस सभ्यता के बारे में जो है और अधिक गहराई से जानने के लिए जो है प्रेरित करेगी। या बहुत सारी चीजें, हमको नई चीजें जो है यहाँ के बारे में जो है देखने को मिल सकती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो ये लिपि है इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है, ये जो है आपके मुहरों पर इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो मनके हैं, मनकों में जो है हड़प्पा लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो धोलावीरा है, धोलावीरा से हमको जो एक क्या है, जो सूचना पट होता है, एक विशाल सूचना पट भी प्राप्त हुआ है, जिस सूचना पट पर जो है ये हड़प्पा लिपि है इसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे लिपि से संबंधित क्या है, हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि बताता है कि वहां पे जो है एक इनकी अपनी लिपि हुआ करती थी, जिसके माध्यम से ये जो है संवाद करते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पाई राजनीति को, हड़प्पा सभ्यता की राजनीति, हड़प्पाई राजनीति को। ये काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे क्या शासक वर्ग था या नहीं था, किस प्रकार से यहाँ की जो ये इतनी विकसित सभ्यता जो है किस बेस पर चल रही थी। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। अभी बस सिर्फ एक अनुमान है कि यहाँ जो यहाँ के स्थल मिले हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कोई ना कोई एक क्या थी, केंद्रीय सत्ता थी। केंद्रीय सत्ता थी जो इस पूरे क्षेत्र का क्या कर रही थी, इस पूरे क्षेत्र में शासन कर रही थी। और इसको जो है जो केंद्रीय सत्ता थी, ये जो है यहाँ पे जो है नगर प्रशासन भी अलग हुआ करता था। नगर प्रशासन की जो यहाँ पे हमें क्या है सूचनाएं मिलती है, जो कि इसके अंदर जो है कार्य कर रहा था, जिससे कि जो है यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता है। अब देखो ये किस बेस पे कहा जा सकता है, एक तो जो हमको हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं, उन स्थलों में जो क्या है एक रूपता देखने को मिलती है, ये एक रूपता देखने को मिलती है। इसके अलावा जो यहाँ के नगर नियोजन है, नगर नियोजन देखेंगे आप, उसमें जो क्या है एक रूपता समानताएं जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये भी है, जो यहाँ का व्यापारिक वर्ग था, व्यापारिक वर्ग वो भी काफी उत्कृष्ट था। तो इससे एक ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो व्यापारिक वर्ग है इसकी जो है प्रशासन में क्या है, प्रशासन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। तो ये यहाँ पे बस ये राजनीति से संबंधित हमारे पास ये साक्ष्य हैं कि इस बेस पे जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक केंद्र सत्ता रही होगी, एक नगर प्रशासन रहा होगा, जो इस पूरी सभ्यता को जो है चलाने का कार्य कर रहा था या इन पूरे क्षेत्रों को जो है संचालित कर रहा था। अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे, आगे देखेंगे हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था, या कह सकते हैं कि देखो जो ये स्थल है हड़प्पा कालीन स्थल है या कहीं की भी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो किसी भी जगह का स्तंभ होता है, जो किसी भी जगह की संपन्नता का कारण होता है, वो होती है उसकी अर्थव्यवस्था। अगर जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी संपन्न होती है और देश जो है उतना ही विकसित माना जाता है, वहाँ की सभ्यता उतनी विकसित मानी जाती है और वहाँ के जो लोग हैं उतने क्या है एडवांस रहते हैं। तो यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के अगर मुख्य आधार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो व्यापार मुख्य आधार है। इसके अलावा यहाँ पे कृषि के हमें साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमें पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, जिससे जो सिक्के से संबंधित हमको जानकारी मिलती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें जो सिक्के होते हैं वो मिलते नहीं हैं। इसके अलावा जो यहाँ के शहर है, शहरों से जुड़ी हुई जो हमको क्या है यहाँ की अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। ज्यादातर जो शहरी केंद्रित अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि की, तो कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है मेरुदंड कहा जाता है, मुख्य आधार कहा जाता है, जहां से जो है पूरी अर्थव्यवस्था जो है अपने विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। अगर आपके कृषि से जो है आपके जो है उद्योगों का विकास हुआ है, उद्योगों से फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, इस प्रकार से जो पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत इंसान जो यहीं से कर रहा है, यहीं से जो जैसे हमने पूरा प्राचीन काल में जब पढ़ा था
पाषाण काल में, तो किस प्रकार से जो है कृषि ने पूरा मानव जीवन जो है परिवर्तित कर दिया, और किस प्रकार से जो है मानव धीरे धीरे क्या है एक सभ्य और एक स्थायी आवास के रूप में रहना, एक स्थायी जीवन जीना शुरू करता है। तो ये सब जो है कृषि की देन है। तो यहाँ पे अगर हम कृषि की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से जो हमें कहीं ऐसे फसलों के साक्ष्य मिलते हैं जो कि ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि कार्य भी किया जाता था। मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो जो गेहूं है, गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं से संबंधित साक्ष्य जो हमको हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम जौ की बात करते हैं, जौ भी जो हमको बनावली से मिलता है, बनावली से हमको जौ के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल के साक्ष्य जो है आपके लोथल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा, तो यहाँ पे एक चीज देखी गई है कि यहाँ पे जो है हड़प्पा के पूर्व चरण की जो पूर्व चरण जिसको मैं पहले बोल रहा था कि ये जो है अभी ग्रामीण की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी या फिर नवपाषाण काल का दौर मान सकते हैं, उसके बाद की जो बात करते हैं तो जो है कालीबंगन है या कालीबंगा है, यहाँ से जो है हल रेखा के क्या है हमको साक्ष्य मिले हैं, यानी जो है खेतों को जो है हल से जोता गया है। तो इसके साक्ष्य जो है कहाँ मिल रहे हैं हमको, कालीबंगा में। इसके अलावा हम बात करते हैं धोलावीरा और धोलावीरा। अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं तो यहाँ से हमको जो है जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। जलाशय के जो है साक्ष्य कहाँ मिलेंगे आपके, धोलावीरा में। तो यहाँ पे अगर हम जो बनावली में जैसे जो कालीबंगा है, यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, हलरेखा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बनावली है, बनावली और चोलिस्तान, चोलिस्तान यहाँ से भी जो हमको हलरेखा के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये कृषि संबंधी हमारे पास कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे जो है ये तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है कृषि कार्य जो किया जाता था। इसके अलावा बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन इस अर्थव्यवस्था, इस सभ्यता में जो है पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय रहा होगा जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पशुओं की हड्डियां, पशुओं की हड्डियां, पशुओं की हड्डियों से पता चलता है कि यहाँ पे भी जो पशुओं को पालतू बना के रखते होंगे। इसके अलावा हमको जो पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो मुहरें होती है, जो मुहरें बनी हैं, मुहरों पर जो हमें क्या है पशुओं की आकृतियां क्या है उत्कीर्ण है। पशुओं की आकृतियां जो है इन मुहरों पर बनी हुई है, जिनमें अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो जो भेड़ है, बकरी है, भेड़ बकरी और इसके अलावा गाय और बैल, इनके जो है आपको चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो जंगली पशुओं के चित्र भी देखते हैं, जंगली पशुओं के चित्र। इन सभी चित्रों से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे क्या है आपके पशुपालन भी किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक नोट भी करना है कि ये हड़प्पा जो सभ्यता के लोग हैं, हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से जो है ये परिचित नहीं थे। इसके हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है कि ये लोग जो घोड़े से परिचित है या नहीं। सिर्फ एक जगह से जो घोड़े की अस्थियां मिली है, तो इस बेस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि जो हड़प्पावासी हैं वो घोड़े का जो है उपयोग करते थे या जो ये घोड़े से परिचित थे। अगला है इसी में अगर हम देखेंगे तो शिल्प की अगर हम बात करते हैं, शिल्प उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। शिल्प उद्योग, जब ये उद्योग अपने उत्कृष्ट अवस्था की ओर बढ़ता है तो इससे क्या होता है, ये अपने इन वस्तुओं को बेचने के लिए शहरी क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। इस क्षेत्र में प्रवास करेंगे तो इस क्षेत्र का क्या है धीरे धीरे यहाँ पे आबादी में क्या है वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के विकास में जो है शिल्प का भी महत्वपूर्ण उपयोग है। तो यहाँ पे शिल्प की बात करते हैं तो यहाँ पे मनके का उपयोग किया जाता था। मनके का अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है इसका उपयोग आभूषण बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता था। आभूषण बनाने में जो मनके का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वस्तुओं की पहचान के लिए भी किया जा रहा है, वस्तुओं की पहचान के लिए जो इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर हम इन मनकों की बात करते हैं तो ये जो मुख्य रूप से आपके जो सेल खड़ी होती है, सेल खड़ी, उस सेल खड़ी से जो है इन मनकों का निर्माण किया जाता था।
और अगर हम बात करते हैं जो मन के निर्माण का मुख्य केंद्र है जहाँ पर जो है इनका निर्माण किया जाता था, ये जो है आपके लोथल और इसके अलावा जो है चनहुदड़ो यहाँ पर जो है मनकों का उत्पादन किया जाता था या निर्माण किया जाता था। ये दोनों स्थल जो है इसके मनकों के क्या है केंद्र जो है कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य उपकरणों की बात करते हैं, सॉरी मुहरों की बात करते हैं, मुहरे भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये मुहरे जो है वस्तुओं की पहचान के लिए इनका उपयोग किया जाता होगा। अगर हम इनके निर्माण की बात करते हैं तो जो मुहरे हैं ये भी जो है आपके सेल खड़ी से जो है अधिकतर मुहरे बनाए गए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, अगर हम इनके उपकरणों को देखते हैं तो यहाँ पे जो है बात करते हैं हम धातु निर्मित उपकरण जो है इनके द्वारा उपयोग किए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं आभूषण के, इनका उपयोग जो है आभूषण के रूप में किया जाता होगा। आभूषण बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम यहाँ मुख्य धातुओं की बात करते हैं तो यहाँ से हमको तांबे के साक्ष्य मिलते हैं, सोने के हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा चांदी के हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, टीन के हमारे पास जो है साक्ष्य मिलते हैं। पर यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, जो लोहा है, लोहे के जो है हमें साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले, साक्ष्य में जो है नहीं मिले हैं। इससे जो है एक चीज पता चलती है कि जो सिंधु सभ्यता थी ये जो है अभी लोहे से परिचित नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में हमें क्या है मिट्टी के खिलौने प्राप्त होते हैं। मिट्टी के जो क्या है हमको खिलौने प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं और इसके अलावा मिट्टी के बहुत सारे क्या है मूर्तियां हमको जो है मिलती है। तो ये यहाँ पे शिल्प से संबंधित कार्य जो यहाँ पे किए जाते थे। अगर हम इनकी यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो और लोथल से जो हमको क्या है जो हाथी का दांत होता है, हाथी के दांत से संबंधित जो है वस्तुओं के जो हमको साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल से जो हमको जो है इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आते हम इनके व्यापार की बात करते हैं तो ये लोग जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जो है व्यापार करते थे। अगर मैं व्यापार की बात करता हूँ तो व्यापार जो है ये आंतरिक व्यापार भी किया करते थे। इसके अलावा जो है ये लोग क्या है बाह्य व्यापार जो है ये लोग किया करते थे। अगर हम आंतरिक व्यापार को देखते हैं तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तांबा, तो तांबा जो है ये लोग जो राजस्थान के जो खेतड़ी से जो है ये तांबे को प्राप्त करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोने की, तो सोना जो है ये कहाँ से लेते थे, कर्नाटक से जो इनको सोना प्राप्त होता था। इसके अलावा अगर हम शेल खड़ी की बात करते हैं, शेल खड़ी, तो ये जो है मुख्य रूप से जो नॉर्थ उत्तरी गुजरात का क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र और राजस्थान, यहाँ से जो है शेल खड़ी इनको प्राप्त होती थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीन की, तो टीन जो है ये ईरान से मंगाते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान से जो है ये टीन को मंगाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शंख की, तो शंख जो है आपके बालाकोट और नागेश्वर से जो उनके शंख के साक्ष्य मिलते हैं, या यहाँ से जो है ये शंख का आयात करते थे। अगर हम बाह्य व्यापार की बात करते हैं तो ये लोग जो है जो आपके मिसोपोटामिया की सभ्यता है, मिसोपोटामिया की सभ्यता, इनके साथ जो है इनके व्यापारिक संबंध मिलते हैं। जो यह मिसोपोटामिया है, यहाँ पे जो है एक लेख भी मिला है जिसमें जो है ये पता चलता है कि इनके जो व्यापारिक संबंध क्या थे, हड़प्पा सभ्यता से जो है थे। और यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के लिए जो मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुआ शब्द, ये मेलुआ किसके लिए प्रयोग हुआ है, आपके हड़प्पा सभ्यता के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये बाह्य व्यापार करते थे जो आपके फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के से संबंधित जो कंट्रीज आसपास के देश है, जैसे कि ओमान हो गया, ओमान से हमारे संबंध बहरीन है और इसके अलावा मिस्र, इनसे जो है उस समय से जो है हमारे क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, व्यापारिक संबंध थे।
तो ये व्यापारिक से संबंधित जो हमारे पास कुछ जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो व्यापार है ये जो है दोनों मार्गों के माध्यम से किया जाता था। दोनों मार्गों से बोले तो ये व्यापार जो है व्यापार की हम बात करते हैं तो ये जो है स्थल मार्ग और जल मार्ग, जल मार्ग यहाँ से जो है क्या है व्यापार ये लोग करते थे। अगर हम जल मार्ग की बात करते हैं तो हमको जो लोथल है, लोथल एक गोदीवाड़े के रूप में ये हमें स्थल मिलता है। यानी ये इनका क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से जो है ये विदेशियों के साथ व्यापार करते थे जल मार्ग के माध्यम से। और यहाँ से हमें क्या है, ये एक विशाल डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और एक आपके ये लोथल है। यहाँ से जो है हमको क्या है, एक मिट्टी की नाव बनी हुई मिलती है, मिट्टी की नाव के खिलौने, जो कि ये बताते हैं कि ये लोग जो है जलमार्ग का भी उपयोग करते होंगे। इसके अलावा स्थलीय मार्ग से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो दाइमाबाद, दाइमाबाद से जो हमको क्या है, एक कांसे का रथ प्राप्त होता है। कांसे का रथ जो हमको दाइमाबाद से मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता को जो है क्या है, आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसको प्रथम शहरीकरण सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, करण सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसे जो है आपके कांस्य युगीन सभ्यता भी जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ देखो, शहरीकरण से संबंधित अगर हम बात करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है इस क्या है, एक शहरी सभ्यता थी। तो इसके शहरीकरण के अगर हम अभिलक्षण देखते हैं, शहरीकरण के अभिलक्षण क्या क्या वो लक्षण है जो ये बताता है कि ये सभ्यता क्या थी, एक शहरीकरण या एक शहरी सभ्यता थी। तो इसके लिए हम देखते हैं मुख्य रूप से गैर कृषि कार्यों में जो लोग संलग्न थे, गैर कृषि कार्यों में अधिक आबादी जो क्या थी, संलग्न थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो जनघनत्व है, यहाँ पे जो क्या था आपका अधिक जनघनत्व जो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा एक है यहाँ की उन्नत आवासीय व्यवस्था, उन्नत आवासीय संरचना की बात करते हैं, जो कि क्या है, हमें शहरीकरण के भी लक्षण बताते हैं कि ये जो है अक्सर देखेंगे आप, तो ये सब विशेषताएं किसकी होती है, शहर की होती है। शहर में मुख्य रूप से ये विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो व्यापार है, व्यापार भी जो इसी का द्योतक माना जाता है। अब देखो, शहरीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, अगर हम कारक की बात करते हैं तो इसको जो है प्रभावित करते हैं कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष क्या है, ये एक पड़ाव है, एक प्रारंभिक पड़ाव है एक शहर के विकास के लिए। जैसे देखो, पहले अगर कृषि करते थे तो सिर्फ अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन जब अधिशेष होने लग गया था, अति उत्पादन होने लग गया था, तो इसका क्या करने लग गए हैं, व्यापार करने लग गए। अब जब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए इनको एक केंद्र भी चाहिए, एक जगह भी चाहिए, यानी बाजार, एक क्या है, बाजार चाहिए था। तो यहाँ पे एक बाजार का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, बाजार का विकास होता है तो ये बाजार धीरे धीरे क्या है, एक शहर का रूप ले लेता है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण माना जाता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो शहर क्या है, इसका आकार बढ़ता जाएगा। इसके अलावा क्या है, शिल्प के क्षेत्र में अगर हम शिल्प उत्पादों की बात करते हैं, इनमें भी क्या हो गए, इनका उत्पादन भी जो अधिक होने लग गया था। शिल्प का उत्पादन अधिक होने से भी क्या हो गया, इसके लिए एक व्यापार क्षेत्र ढूंढना पड़ा, एक व्यापार केंद्र ढूंढना पड़ता है। जब व्यापार की उसमें जाएंगे तो एक जगह जो है, एक पूरा मार्केट बन रहा है इनका भी। तो ये क्या है, ये सब कारक जो है एक शहरीकरण के लिए क्या है, शहरीकरण को क्या है, प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम आगे देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता है। अब यहाँ के हम क्या है, समाज की बात करेंगे। यहाँ का जो समाज है ये किस प्रकार से जो है यहाँ का समाज रहता था, यह कैसा समाज था। तो इसको अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की, तो यहाँ पे जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर जो है हम बताते हैं कि जो यहाँ का समाज है किस प्रकार से जो है अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था।
इनके यहाँ के जो साक्ष्य है इससे पता चलता है यहाँ पे एक शासक वर्ग भी रहता होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक शासित क्षेत्र भी रहता होगा, शासित शासित शासक वर्ग भी है, शासित वर्ग भी है। इसके अलावा एक जो है शिल्पी वर्ग भी यहाँ पे रहता था। इसके अलावा एक श्रमिक वर्ग है। इसके अलावा कृषक जो है ये यहाँ पे जो है इस वर्गों में यहाँ समाज बटा हुआ था। तो ये अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार की जाति व्यवस्था का जो है हमें क्या है उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पे जो कार्य के आधार पर जो है समाज बटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की भी जो है समाज में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस प्रकार से हमें यहाँ पे महिलाओं के क्या है, महिलाओं के चित्र मिलते हैं, महिलाओं के चित्र मिलते हैं, मूर्तियां मिलती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है क्या है मात्र सत्तात्मकता देखने को मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि ये लोग जो है महिलाओं का सम्मान करते थे, या फिर समाज में महिलाओं की जो क्या है मुख्य भूमिका रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे हमको जो है श्रृंगार युक्त क्या है सामग्रियां मिलती है, सामग्री जो हमको मिलती है, जिससे पता चलता है जो है महिलाएं क्या है श्रृंगार के प्रति क्या है महिलाएं क्या है आकर्षण को जो है प्रदर्शित करती, या कह सकते हैं जो महिलाएं थे श्रृंगार के प्रति सजग थी, या फिर वे श्रृंगार किया करती थी। इसके अलावा अगर हम इनके सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को देखते हैं तो ये लोग जो है उन्नत आवासीय यहाँ पे हमको व्यवस्था देखने को मिलती है, उन्नत आवासीय व्यवस्था जो है हमको क्या है इस सभ्यता में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इनके खान पान की बात करते हैं तो ये लोग जो है शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का जो है क्या है भोजन करते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनके अन्य बात देखते हैं तो इनके समाज में आपको नृत्य, ठीक है, संगीत, इसके अलावा वीणा बजाना और ढोलक बजाना, ये सब भी जो इनके सामाजिक जीवन के संबंध में जानकारी जो है प्रदान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम जो यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियां मिलती है, मिट्टी की मूर्तियां ये कहीं ना कहीं जो है इनके धार्मिक समाज की ओर क्या है इशारा करती है, धार्मिक समाज की ओर इशारा करती है। कई सारी मूर्तियां ऐसी है जो कि किसी ने लगता है कि ये जो कोई ना कोई धर्म मानते होंगे। इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो वस्त्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये मिलते हैं हमको हड़प्पा से, और इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो कपास की भी खेती की जाती थी, कपास की खेती जो है यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे जो वस्त्र है ये हड़प्पा के स्थल है जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से जो हमको क्या है वस्त्रों के क्या है साक्ष्य जो हमको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके धार्मिक जीवन से संबंधित बातें देखते हैं तो यहाँ पे जो शवादान की जो अलग अलग विधियां हमको देखने को मिलती है, जो कि अलग प्रजातियों की उपस्थिति के बाद में का बोध कराती है कि यहाँ पे जो अलग अलग प्रजाति के या फिर धर्म के लोग रहते थे। इससे एक चीज पता चलती है कि जो यहाँ का समाज था ये जो है क्या था, विविधता में जो एकता का केंद्र था, यानी विविधताओं के साथ साथ क्या थी लोगों के बीच में जो है एकता थी, या ये जो है सहिष्णुपूर्ण क्या था समाज था। इसके अलावा दूसरी चीज अगर हम इस समाज में देखते तो जिस प्रकार से यहाँ की नालियां बनी है, ठीक है, इन नालियों की जो सफाई है, और इसके अलावा जो बर्तन है बर्तनों को ये ढक के रखते थे, और ये जो नालियां थी इनको सफाई के बाद जो क्या था पूरी तरह से बंद कर लिया जाता था। इससे पता चलता है कि ये लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति भी क्या थे जागरूक थे। तो ये हमने जो इनके समाज से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों को देखा है, उससे संबंधित बातें की है। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा है अगला टॉपिक वो है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति। अगर हम इसकी संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पे संस्कृति में मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इनका धार्मिक जीवन। अब देखो धार्मिक जीवन से संबंधित हमें क्या साक्ष्य मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है कुछ मुहरे मिलते हैं, मुहरे। इन मुहरों में क्या है कि कुछ देवी देवताओं के क्या है देवियों के चित्र बने हैं, देवताओं के चित्र बने हैं। यहाँ पे एक
अगर हम बात करते हैं जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से हमको एक मोहर प्राप्त होती है इस प्रकार की, और इसमें है क्या है, एक व्यक्ति बने हुए हैं इस मोहर पर, और उसकी चारों तरफ क्या है, पशुओं को दिखाया गया है। और इस मोहर को जो है, इस जो व्यक्ति को जो है यहाँ पे क्या है, शिव कहा गया है। मतलब कहते हैं कि ये जो है शायद भगवान शिव है, और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे योग मुद्रा में बैठे हैं, योग ध्यान में बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो और मिलते हैं, जो शिवलिंग है, शिवलिंग, शिवलिंग के समान आकृति की वस्तुएं प्राप्त होती है, तो ये भी संकेत करते हैं कि ये जो है शायद शिव ही हो। इसके अलावा शिव को मानते होंगे। इसके अलावा हमको जो है कुब्बड़ वाले बैल के जो है अधिकतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि जो है क्या है, इस और जो है और अधिक जो है पुष्टि प्रदान करता है कि जो है ये लोग भगवान शिव को मानते होंगे। अगर हम देवियों की बात करते हैं तो ये लोग जो है प्रकृति पूजा भी जो ये लोग करते होंगे, क्योंकि इसको हमें जो है इसके साक्ष्य मिले हैं मुख्य रूप से यहाँ के बर्तनों पर। जो यहाँ के बर्तन बने हैं उन बर्तनों पर मुख्य रूप से जो है पीपल के पेड़ के, नीम का जो पेड़ है, इनके जो है क्या है, चित्र बने हुए थे। इसके अलावा ये जो क्या है, प्रकृति की पूजा जो है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की पूजा भी करते हैं, या देवी की पूजा, पृथ्वी की जो पूजा है देवी के रूप में करते हैं। इसके लिए जो हमको यहाँ पे एक जो चित्र है, उस चित्र में एक महिला को दिखाया गया है, और उस महिला के जो गर्भ से क्या है, एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है, जो कि ये बताता है कि ये जो क्या है, उर्वरता की देवी के रूप में जो है धरती की ये लोग पूजा करते हैं। और ये कहाँ मिला हमको, हड़प्पा से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल है, उनमें से एक लोथल हो गया, लोथल और कालीबंगा, कालीबंगा, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बनावली। इन स्थानों से जो है हमको क्या मिलते हैं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है, जो अग्नि है, अग्नि का भी कुछ ना कुछ जो है धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा जो अग्नि वेदिकाएं हैं, कहीं कहीं जो है इनके आसपास जो है हमको पशुओं की हड्डियां मिली है, पशुओं की हड्डियां, जो कि ये बताता है कि यहाँ का जो समाज है, या यहाँ पर जो क्या है, कर्म कांड किए जाते होंगे, यानी यहाँ पे जो है पशु बलि पूजा में जो है पशु बलि का भी उपयोग करते थे। और ये अग्नि के महत्व को भी जो है क्या है, बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो इसी सभ्यता में जो हमको जो है बड़ी संख्या में ताबीज के आकार की कुछ वस्तुएं मिलती है, जो लगता है कि ये क्या है, ताबीज ही रहा होगा, जो कि ये संकेत करता है कि यहाँ पर जो है अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा के लिए जो है शायद ये इनका उपयोग करते होंगे। भूत प्रेत की रक्षा से रक्षा के लिए जो है ये इस ताबीज का उपयोग करते होंगे। अगर हम यहाँ पे इन्हीं के अगर बात करते हैं, तो इनके जो अंतिम संस्कार की विधियां हैं, अंतिम संस्कार की विधियां, इनमें भी जो है भिन्नता दिखाई देती है। कहीं कहीं जो है पूर्ण शवादान किया जा रहा है, पूर्ण शवादान जो है ये किया जा रहा है। इसके अलावा कहीं जो है आंशिक शवादान किया जा रहा है, आंशिक शवादान। इसके अलावा कलश शवादान जो है ये कर रहे हैं, कलश शवादान। और कहीं कहीं जो है कब्रों में क्या है, व्यक्ति के साथ जो है क्या है, इनसे संबंधित जो है बर्तनों को भी दफनाया जा रहा है, जो कि क्या है, पारलौकिकता की बात करते, पूर्व जन्म। इससे पता चलता है कि लोग जो पूर्व जन्म पर भी विश्वास करते थे, और ये बर्तन जो इसलिए रखे जाते थे कि अगले जन्म में जब ये पैदा होगा तो इसके साथ ये बर्तन जाएंगे, इसके खाने पीने के कारण काम में जो है इनको उपयोग करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करते तो कहीं कहीं जो हमको युगल शवादान भी मिला है, और ये युगल शवादान यहाँ पे जो हो सकता है सती प्रथा रही होगी, सती प्रथा का भी जो हमको यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। इन युगल शवादानों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे शायद ही जो क्या है, सती प्रथा का भी प्रचलन रहा होगा। तो ये अपनी अपनी मत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की परवर्ती सभ्यताएं हैं, परवर्ती काल है, परवर्ती समय है। ये परवर्ती का मतलब हो गया हड़प्पा सभ्यता का समय। यहाँ पर भी जो है जो देवी देवताओं की पूजा हड़प्पा कालीन लोग किया करते थे, उसके पश्चात जो है इन देवी देवताओं की पूजा जारी रही। तो ये इनके जो है धार्मिक जीवन से संबंधित और इनके संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमको जाननी थी। अब देखते हैं हम जो एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिस
विषय को लेकर जो है जो हड़प्पा सभ्यता है पूरे विश्व के केंद्र में रहती है। पूरे विश्व के केंद्र में जो क्या है ये चर्चा का विषय रहती है। वो क्या है इसका, इसके मुख्य रूप से क्या है, नगर नियोजन। ये जो है जो यहाँ की नगर नियोजन है इस हड़प्पा सभ्यता का, वो सबसे अलग है, जो कि जो है इसे एक विकसित सभ्यता बनाता है और पूरे विश्व को जो है एक अपनी ओर जो है पूरे विश्व का ध्यान खींचता है। अब यहाँ पे अगर हम नगर नियोजन की बात करते हैं तो जो यहाँ का शहर है, जो हड़प्पा सभ्यता के शहर है, ये मुख्य रूप से क्या है, दो भागों में बंटे हुए हैं। एक है पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, और दूसरा है पूर्वी भाग। अगर हम इस पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो ये जो है क्या है, आपके थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये एक किला है, यहाँ पे ये जो है ये पश्चिमी भाग स्थित है। और यहाँ पे जो है क्या है, जो जनसंख्या है यहाँ पे क्या है, कम पॉपुलेशन रह रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ विशेष लोग ही रहते होंगे, या फिर यहाँ पे जो है शासक वर्ग रह रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज देखी गई है, जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर जो है क्या है, किलेबंदी कर रखी है। तो इसका मतलब इसको जो सुरक्षित रखने के लिए जो है ये शायद किलेबंदी की गई हो, या यहाँ पे इस यहाँ के जो शासक है उनकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे किलेबंदी की गई हो। अगर हम यहाँ पे दुर्ग के अंदर जाते हैं, जैसे हम दुर्ग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमको जो है विभिन्न प्रकार की इमारतें दिखाई देती है। और इसके अलावा जैसे अगर हम जाते हैं मोहनजोदड़ो में, जो मोहनजोदड़ो का पूर्वी पश्चिमी भाग है, तो वहाँ पे हमको जो है क्या मिलते हैं, भवन मिलता है, सभागार मिलता है, स्नानागार मिलता है, स्नानागार मिलता है। ये सब जो है इस भाग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पश्चिमी भाग की तरफ, सॉरी पूर्वी भाग की तरफ की बात करते हैं, तो ये भाग जो है पश्चिमी भाग की तुलना में काफी बड़ा है। और यहाँ पे भी क्या है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है पूर्वी भाग के पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक है। और इसके अलावा अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल भी अधिक है। इसके अलावा जो यहाँ पे आवास है, आवासों में जो है क्या है, विशेष बल दिया गया है यहाँ की संरचना पर। ठीक है, यहाँ के जो आवास स्थिति है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो सड़कें हैं कुछ इस प्रकार से चौकोर सड़कें बनाई गई है, एक दूसरे को जो है ये एक विशेष कोण पर काट रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे मकान थे, मकान भी जो श्रृंखलाओं में बने हुए हैं, और जो मकान है इनके दरवाजे क्या है, सड़क की तरफ नहीं खुल रहे, जबकि सड़क के विपरीत दिशा में जो है यहाँ के दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, ये जो घर की नाली है, और सॉरी जो मुख्य गली है, इन गलियों में जो है दरवाजे खुल रहे हैं, मुख्य सड़कें जो क्या है विपरीत दिशा में है। इसके अलावा जो घर हैं, घरों में क्या है, ये घर बना है तो घरों के सामने आंगन बना है और किचन बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किचन के साथ साथ कहीं कहीं जो है 2 मंजिला मकान भी जो है हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मकान है, मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पक्की ईंटों का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं इनके जल निकासी की व्यवस्था, ये जल निकासी की व्यवस्था इतनी यहाँ पे प्रचलित है या इतनी उन्नत है कि आज भी जो है, आज हमारे लिए सीख का विषय है कि जिस प्रकार से अभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरी सड़कें जो है पानी से भर जाती है। तो यहाँ जो है हमको जो है हड़प्पा सभ्यता से सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है इसका जो ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो मुख्य नाली है, यहाँ पे छोटी छोटी नालियां बनाई है, जैसे घरों से छोटी नाली निकल रही है, इसको मुख्य नाली से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस मुख्य नाली को फिर से दोबारा एक बड़ी नाले से जोड़ दिया गया है, और ये पानी जो है एक तरफ जा रहा है। इसके अलावा इनको क्या कर रखा है, इनको नालियों को जो है ढक रखा है ताकि जो है गंदगी ना फैले, और नालियों की सफाई के लिए भी जो है ये स्पेशली इस पर जो है विशेष ध्यान देते हैं, और ये प्रॉपर तरीके से जो है नालियों की सफाई भी करते हैं। दूसरा जो यहाँ के मकान है, इन मकानों में जो आपकी एक रूपता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज है जो इन सभ्यताओं से जो थोड़ा यहाँ के शहर है थोड़ा सा अलग है। ये जो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये 2 शहरों में 2 भागों में बंटे हैं, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जाते हैं लोथल और बनावली में, लोथल और बनावली, तो यहाँ पर जो है शहर इस प्रकार से नए बटा है। यहाँ पूरा शहर एक ही उसमें रह रहा है, एक ही भाग में रह रहा है। इसके अलावा एक हमारे पास दूसरा शहर है धोलावीरा, धोलावीरा
धोलावीरा। अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा में क्या है, यहाँ पे जो शहर है ये जो है आपके 3 भागों में बँटा है। एक सबसे उत्तरी भाग, एक मध्य भाग और एक है निचला भाग। ये कौन-सा शहर है? धोलावीरा। अक्सर जो अलग सवाल होते हैं, अलग प्रश्न होते हैं, वो जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ की क्या हो गई, आपके नगर नियोजन, यहाँ के समाज, यहाँ के जो इनके आवास वगैरह हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की कुछ सीमाएँ हैं जो कि इस सभ्यता को क्या है, इसके विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये अक्सर ज़्यादातर क्या है, नदियों के किनारे बसी है। इन्होंने जो नदियों से दूर जो है आवास नहीं बनाए या रहने की कोशिश नहीं की। अगर यहाँ नदियों से दूर रहते तो यहाँ पे जो जल से संबंधित जो समस्या हैं उनको दूर करने के लिए ये उपाय करते हैं। इसके अलावा जो ये इनकी तकनीक है, तकनीकी में भी जो है धीरे-धीरे क्या है, ठहराव देखने को मिलता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएँ हैं जो इसको थोड़ा-सा क्या करता है, अन्य सभ्यताओं से पीछे रखता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला। हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी मूर्ति कला के मामले में भी जो उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर जो हमको अलग-अलग प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ पे जो हमें धातु की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कीमती पत्थर होता है, कीमती पत्थर, इसकी जो हमको मूर्तियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो मिट्टी है, मिट्टी के यहाँ पे हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती है। यहाँ से हमें मिट्टी के खिलौने देखने को मिलते हैं। अगर हम धातु की बात करते हैं तो धातु से संबंधित साक्ष्य जो है हमें कहाँ मिलते हैं, अगर हम जाते हैं मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो में जो हमको क्या है, धातु से संबंधित मूर्ति मिलती है, मुख्य रूप से तांबे की, मानव की। तो यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो से हमको मिलती है तांबे की मूर्ति। इसके अलावा अगर हम कालीबंगा जाते हैं, कालीबंगा, तो यहाँ से हमको जो है बैल की मूर्ति मिलती है, बैल की मूर्ति। इसके अलावा अगर हम जाएंगे लोथल, तो लोथल से मिलता है कुत्ते की मूर्ति। अगर हम यहाँ बात करते हैं कीमती पत्थरों की, तो यहाँ पे जो है एक हमको मूर्ति मिली है नृत्य करते हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका केवल हमको धड़ प्राप्त हुआ है, ऊपर का भाग जो उसमें नहीं है। तो ये है एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक व्यक्ति की जो है मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसमें जो एक व्यक्ति क्या है, इस प्रकार से एक व्यक्ति बना रखा है और उसने जो है एक चादर ओढ़ी हुई है और उसके जो दाढ़ीदार उसको जो है दिखाया गया है। तो अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट और देखें तो जो यहाँ धातु और कीमती पत्थर है, इनकी जो है जो मूर्तियां हैं, ये हमें क्या है, इनकी मूर्तियां जो है सीमित मात्रा में देखने को मिलती है। और ज्यादातर कौन सी मिलती है हमको, मिट्टी की मूर्तियां। दूसरा, जो मूर्तियां बनाई गई है इनमें जो शारीरिक जो बनावट है और शारीरिक अनुपात है या इन पे जो अलंकरण है, ये जो है इस पर क्या है, विशेष ध्यान दिया गया है। और जो यहाँ की हमें जो मूर्तियां मिली है, ये अधिकतर कैसी है, यथार्थवादी मूर्तियां हमको जो देखने को मिलती है, या इन मूर्तियों में जो यथार्थवाद दिखाया देता है। अब यहाँ पे जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद से क्या मतलब है, यथार्थवाद का मतलब हो गया जैसा है उसको उसी रूप में दिखाना, ना कि उसमें अतिरिक्त कल्पनाएं जो होती है या फिर रूढ़िवादिता होती है, वो सब चीज़ों को हटके जो है आपका क्या होता है, यथार्थवाद होता है। मतलब जो दिख रहा है आपको वही दिखाना, ये जो है यथार्थवाद होता है। तो यहाँ की जो मूर्तियां हैं इनमें जो है आपको यथार्थवाद देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो दूसरी है हमारे पास मिट्टी की मूर्तियां, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों के बारे में जो हमें बहुत सी जानकारी देती है। क्योंकि जो ये मिट्टी की मूर्तियां हैं इसका उपयोग जो है जो ज़्यादातर जो क्या है, आम जनजीवन जीने वाले लोग हैं या आम जीवन जीने वाले लोग हैं, इनके द्वारा जो इनका उपयोग किया जाता था। ये है धातु की मूर्तियां हैं, ये कीमती पत्थर है, इनको जो मुख्य रूप से जो समाज का उच्च वर्ग था ये इसका उपयोग कर रहे हैं। जबकि जो मिट्टी के बर्तन हैं, सॉरी मिट्टी के जो
मूर्तियां हैं या फिर मिट्टी के खिलौने हैं, ये सब जो है क्या है, जो निम्न वर्ग का समाज है उसको जो है ज्यादा उसका उपयोग कर रहा है। दूसरा, जो मिट्टी के हमको जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, इनमें की मुख्य विशेषताएं अगर देखें तो पुरुषों की तुलना में जो है, पुरुषों की तुलना में क्या है हमारे पास, महिलाओं की मूर्तियां जो है अधिक मिली है, महिलाओं की अधिक मूर्तियां मिली है। इसके अलावा जो है पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में जो कुब्बड़ वाला बैल है, कुब्बड़ वाला बैल, इसकी जो है अधिक मूर्तियां मिली है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो है हमको क्या है, मिट्टी के बने हुए खिलौने प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त होते हैं जो कि आम लोग जो है इसका उपयोग कर रहे थे, मनोरंजन के लिए है या खेलने के लिए है। दूसरा, जो ये मूर्तियां बनी हुई है इनमें जो है कलात्मकता पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है, या फिर इनको जो है इतने अच्छे तरीके से जो है नहीं निखारा गया है, ये बस नॉर्मली जो है इनको क्या है बनाया गया है। तो ये यहाँ के प्रमुख मूर्ति कला हो गई। इसके अलावा अब हम देखते हैं चित्रकला। अगर हम चित्रकला की बात करते हैं, चित्रकला, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लिए जो ये यहाँ पे हमें चित्रकला संबंधी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। जो यहाँ के बर्तन होते हैं, इन बर्तनों पर जो हमको हड़प्पा सभ्यता के चित्र दिखाई पड़ते हैं। इनमें चित्रों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक तो वनस्पति संबंधी चित्र, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको जो है पीपल के चित्र दिखाई देंगे। इसके अलावा नीम के चित्र दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं पशु पक्षियों की, तो यहाँ से जो हमको जो लोथल है, लोथल से जो हमको एक लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। लोमड़ी का चित्र हमको कहाँ से मिलता है, लोथल से। इसके अलावा हम जो अगर हम मानव की बात करते हैं तो यहाँ से जो मानव के चित्र भी देखने को मिलते हैं, जो कि जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा में एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो है एक मछुआरे को क्या है, मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। और ये जो ज्यादातर क्या है, आम जनजीवन से संबंधित चित्र जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इनके द्वारा जो है इन चित्रों को बनाने में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा काले रंग का प्रयोग जो है इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पे और चीजें अगर हम देखते हैं तो जो ये चित्र थे, तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो इनके द्वारा रंगीन चित्र बनाए गए थे, ये मुख्य रूप से जो क्या है बेचने के लिए जो इनका प्रयोग किया जाता होगा, इसीलिए जो इनको इतने तरीके से क्या है सजाया जा रहा है। तो ये प्रमुख यहाँ की जो चीजें थी हमने देख ली है। इसके अलावा अब जब हड़प्पा सभ्यता का पतन है, पतन संबंधी भी मुझे पतन संबंधी जानकारी को देखते हैं तो इसके पीछे भी जो विद्वानों में अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार जो है जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसका जो है आकस्मिक क्या हुआ था, पतन हुआ था, और एक क्या है इसका जो पतन है वो क्या है धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे। अब आकस्मिक पतन में क्या आता है कि यहाँ पे क्या हुआ, बाढ़ के कारण जो इसका पतन हुआ होगा। इसके अलावा कोई कहते हैं कि जो यहाँ पे भूकंप आया, भूकंप से जो है इस सभ्यता का क्या हुआ है, पतन हुआ है। इसके अलावा जो नदी मार्ग है, नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए थे जिस कारण पानी की कमी हुई और लोगों को यहाँ से क्या है भागना पड़ा। इसके अलावा कहा जाता है कि आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन या फिर आर्यों ने जो इनके साथ युद्ध किया था और इनको यहाँ से आक्रमण किया था इन पर, जिससे जो है सभ्यता क्या है समाप्त हो गए। लेकिन जो धीरे धीरे वाला पतन है इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे क्या है पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण जो है लोगों को यहाँ से जाना पड़ा या लोग जो है यहाँ से चले गए। तो ये जो प्रमुख कारण है। अब यहाँ पे हम कुछ स्थलों को देखते हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख चीजें हमें प्राप्त हुई है उनको भी यहाँ पे क्या करेंगे हम देखेंगे, ताकि जो है हमारे प्रश्न में किसी भी प्रकार के जो है इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम जो है उनको सही तरीके से करके आ जाएं। तो सबसे पहले जो पहला स्थान है, सबसे पहले खोज होती है हड़प्पा की। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ तो इसको जो है 1921 में इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे कि कुम्हार का चौक, कुम्हार का चौक ये आपको हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्नागार हो गया, अन्नागार ये भी हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा से मिलता है। और मातृ देवी की मूर्ति हो गई। और इसके अलावा मिलता है श्रमिक
आवास भी जो यहीं से मिलता है। श्रमिक आवास के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमको एक लकड़ी की ओखली भी जो है प्राप्त होती है। लकड़ी की ओखली हमको यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक RH-37 कब्रिस्तान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है हाथी का कपाल भी मिलता है, हाथी का कपाल। और एक जो महत्वपूर्ण है वह है स्वास्तिक चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह भी जो है हमको यहाँ पे हड़प्पा में मिलता है। अब बढ़ते हैं हम, अगला है हमारे पास जो महत्वपूर्ण स्थान वो है मोहनजोदड़ो। अब देखो नदियों के नाम भी आते हैं, तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर था। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका सिंध नदी पर, ठीक है, सिंध नदी के तट पर है। और इसको भी जो 1921 में यहाँ पे उत्खनन कार्य किए गए थे। और यहाँ पे जो हमको प्रमुख स्थान है या स्थल है मिलते हैं, उसमें एक तो ये है पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे नोट भी करेंगे, जो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे जो हमको पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसी प्रकार के पूजा या फिर पुरोहित वर्ग के आधार पर समाज बटा है, इससे संबंधित साक्ष्य हमारे पास नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुरोहित हो गया। इसके अलावा विशाल स्नानागार हो गया, विशाल स्नानागार हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और सबसे चौड़ी सड़कें भी जो है कहाँ की है, मोहनजोदड़ो की है। इसके अलावा यहाँ पे जो है पशुपति शिव की मूर्ति हमको जो है यहाँ पे मिलती है। और तांबे का ढेर भी मिलता है, तांबे का ढेर हमको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो घरों के पास जो है कुएं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अन्नागार हो गया, अन्नागार यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। और कांसे की नर्तकी भी जो है यहाँ पे इसकी मूर्ति मिलती है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और एक मिलता है सभागार। तो ये जो है प्रमुख स्थल है जो प्रमुख चीजें हैं जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चनहुदड़ो की, चनहुदड़ो, तो इसमें भी जो है 1931 में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ है। और ये भी आपके सिंध नदी के क्या है, तट पर है। तो यहाँ पे एक तो हमको मिलती है मेकअप की सामग्री, मेकअप सामग्री, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिलती है लिपस्टिक, लिपस्टिक भी जो देखने को मिलेगी। इसके अलावा शीशा हो गया, गुड़िया हो गई, मनका हो गया, और सुई, सुई भी जो है हमको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा क्या मिलती है, अलंकृत ईंटें भी जो यहाँ से मिलती है। और यहाँ पे एक जो प्रमुख चित्र है बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते को दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ से क्या मिलता है, 1953 में तो जो इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। और यहाँ पे जो मानव है, मानव के साथ क्या है, पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। इसके साक्ष्य जो हमको रोपड़ में मिलते हैं। अब आते हैं हम, अगला स्थान है बनावली। अगर हम बनावली की बात करते हैं तो यहाँ की सड़कें कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे अन्य शहरों में यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिलेगी। और घरों में जो सोखता भी देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि यहाँ पे क्या है, पानी की कमी रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख चीजें हैं, एक तो अलंकृत ईंटें मिली है, अलंकृत ईंट हमको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा चूड़ियाँ हमको देखने को मिलेगी। और जूते हुए खेत, जुता हुआ खेत भी जो है बनावली में मिलता है। और हमको हल भी मिलता है। इसके अलावा हवन कुंड भी जो है हमको बनावली से मिलता है। अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं तो ये कहाँ आपका, गुजरात में। और ये जो है सिंधु का सबसे बड़ा स्थल है। अगर हम सुरकोटदा की बात करते हैं तो सुरकोटदा में जो क्या है, देखो सुरकोटदा, ये एक स्थान है मात्र जहां से जो घोड़े के क्या है, घोड़े की अस्थियां मिलती है। इसके अलावा जो यहाँ का एक प्रमुख स्थल है वह है लोथल। अगर हम लोथल की बात करते हैं तो यहाँ का क्या है, प्रसिद्ध गोदीवाड़ा था। यहाँ से हमको जो
युगल शवादान भी मिलता है। अगर युगल शवादान आता है तो कहाँ मिलेगा आपका, लोथल में, जो कि सती प्रथा की ओर संकेत करता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है। और यहाँ के जो नगर नियोजन थे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, जो यहाँ के घर थे उनके दरवाजे जो है मेन सड़क की तरफ जो है यहाँ पे खुलते थे। तो ये जो है यहाँ पे कुछ अलग जो है यहाँ हमको देखने को मिलता है अन्य सभ्यता की अपेक्षा। तो ये एक है रंगपुर। रंगपुर जो है, जो लोथल है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा शहर जो है इसको कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान थे जहाँ से हमें जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, और इनसे जो है जो जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई वो हमने यहाँ पे देखी है। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो, जिसमें हमने पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है उससे जो जो प्रश्न पूछे जो जो प्रश्न बन सकते हैं उससे संबंधित हमने फैक्ट भी देखे हैं, और महत्वपूर्ण तत्वों को भी जो है हमने नोटिस किया है या नोट किया है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं साथ साथ में, तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे और जो साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहेंगे। तो अब हम जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो में हम जो नया टॉपिक रहेगा उस पर बात करेंगे, मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता की ओर हम जो चलेंगे, और यहाँ पे हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का आगमन, आर्य कहाँ से आए, इनके कार्य क्या था, कृषि कार्य, इनका समाज, संस्कृति, धर्म, उस सब पे जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ किसी नए दिन।